दिल्ली से सटे नोएडा की एक ऐसी घटना जहां एक आदमी ने उस इलाके के कई बच्चों को मारकर कुकर में पका पका कर खाया। एक ऐसा आदमखोर जिससे पूछताछ करने वाले पुलिस वालों को भी उसके सामने से डर कर भागना पड़ा। इंसानी रूप में एक ऐसा भेड़िया जिसने 2006 में पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, नोएडा के सेक्टर 31 का एक गांव निठारी अचानक उस वक्त दुनिया में फेमस हो गया जब अचानक लोगों को ये पता लगा कि यहाँ एक नर पिशाच रहता है जो बच्चों का मांस पका कर खाता है। नोएडा के सेक्टर 31 में एक गांव है निठारी। यहाँ एक तरफ तो गरीब लोगों की कॉलोनी है जिसमें रिक्शा चलाने वाले, मिस्त्री, बेलदार और मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पॉश एरिया है जहाँ कुछ कोठियां लाइन से बनी हुई हैं। इन कोठियों के पीछे एक बड़ा सा गंदा नाला बहता है। इस नाले की तरफ शायद ही किसी का ध्यान जाता हो। बात है जनवरी 2005 की। यहाँ आए दिन छोटे बच्चे गायब होने लगे। यहाँ के लोग उस एरिया के थाने में जाते, रिपोर्ट लिखने को कहते। पुलिस वाले अक्सर ये कहकर टाल देते कि कोई बात नहीं, आ जाएगा शाम तक। ऐसे करते करते पूरा 1 साल बीत जाता है और देखते ही देखते यहाँ के 14-15 बच्चे एक एक कर गायब हो जाते हैं। अब शायद गरीब देखकर या क्या था, पुलिस इन बच्चों के बारे में कोई ज्यादा छानबीन के मूड में नजर नहीं आ रही थी। ऐसे ही करते करते एक दिन 14 साल की एक बच्ची रिम्पा हल्दर भी गायब हो जाती है। उसके पिता अनिल हल्दर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। वहां के लोगों को शक था कि जब भी यहाँ के बच्चे गायब हुए हैं तो उधर की एक पानी की टंकी के पास से गायब हुए हैं। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि शायद इस पानी की टंकी के पास कोई भूत प्रेत या बुरी आत्माएं हैं। लोग अपने बच्चों को पानी की टंकी के पास जाने से मना करते रहे। ये पानी की टंकी यहाँ के एक कोठी जिसका नंबर D5 था उसके पास ही थी। वक्त बीतता है। आखिर जब पुलिस इस मामले में कोई खास कदम नहीं उठा रही थी तो ये गरीब लोग वहां धरना प्रदर्शन करने लगे। फिर एक दिन अचानक 21 साल की एक लड़की पायल काम पर जाने के लिए घर से निकली और वो भी गायब हो गई। उसके पिता नंदलाल पायल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचते हैं, पर पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती और टाल मटोल करती है। पुलिस कहती है कि हो सकता है तुम्हारी बेटी किसी दोस्त के पास गई होगी, बाद में लौट आएगी। आखिर नंदलाल उस रिक्शा वाले को ढूंढता है जिस पर बैठकर पायल काम पर गई थी। वो उसे पूछता है कि उसने उसकी बेटी को कहाँ छोड़ा। रिक्शा वाला बताता है कि उसने पायल को D5 कोठी के बाहर छोड़ा है। पायल रिक्शे से उतरकर ये बोलकर अंदर गई थी कि उसके पास खुले पैसे नहीं हैं, वो अभी अंदर से पैसे लाकर दे देगी। रिक्शा वाला बहुत देर तक इंतजार करता रहता है। जब वो नहीं आती तो रिक्शा वाला कोठी की बेल बजाता है। अंदर से एक शख्स निकल कर आता है और पूछता है कि क्या बात है। रिक्शे वाला बताता है कि एक लड़की अंदर गई है, उसने मेरे पैसे देने हैं। वो बताता है कि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो तो कब की यहाँ से निकल चुकी है। रिक्शा वाला कहता है मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने तो किसी को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। ये बंदा जो उस रिक्शे वाले को टरकाता है और जाने को कह देता है, ये था उस कोठी का केयरटेकर सुरेंद्र कोली। नंदलाल पुलिस के पास जाता है और बार बार पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि इस कोठी की जांच करे और इस कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर को गिरफ्तार करे। जो कुछ भी उसकी बेटी के साथ हुआ है वो इसी D5 कोठी के अंदर हुआ है। कहते हैं आखिर नंदलाल नोएडा के SSP के पास गया और उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की बात उनको बताई। आखिर पुलिस को रिपोर्ट लिखनी ही पड़ी। अब पुलिस सही मायने में इस केस में जुट गई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि पायल का मोबाइल अभी भी यूज में था और पायल के फोन की कॉल डिटेल में पाया गया कि उसके गायब होने से पहले मनिंदर पंडेर के केयरटेकर सुरेंद्र कोली के फोन से उसे कॉल किया गया है। आखिर पुलिस ने सुरेंद्र कोली को धर दबोचा और उससे पूछताछ की, पर उसने बिल्कुल मुंह नहीं खोला। आखिर मनिंदर सिंह पंडेर उसे छुड़ाकर घर ले आता है। नंदलाल पुलिस के रवैये से परेशान होकर आखिर 7 अक्टूबर 2006 को कोर्ट पहुंच जाता है और एक वकील हायर कर अपनी परेशानी कोर्ट के आगे रखता है। आखिर कोर्ट पुलिस को इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। पुलिस पंडेर के घर की तलाशी लेती है। जब पुलिस इस D5 कोठी की तलाशी ले रही थी तभी वहीं उस इलाके में रहने वाला एक बंदा अपना दिमाग चलाता है और उसका ध्यान कोठी के पीछे नाले की तरफ जाता है। वो नाले पर नजर दौड़ाता है और उसे वहां ढेर सारे काले रंग के पॉलिथीन बैग्स दिखाई देते हैं। कम से कम 40-50 के करीब ये बैग्स थे। इनमें से एक बैग को डंडे की मदद से निकाला जाता है और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
इसमें किसी बच्चे के कटे हुए हाथ पैर थे। एक एक कर सारी पॉलीथीन्स को बाहर निकाला जाता है तो सभी पॉलीथीन्स बैग में इंसानी अंग पड़े हुए थे। कुछ तो बहुत बुरी तरह से सड़ चुके थे। आखिर 29 दिसंबर 2006 को D5 कोठी के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया जाता है। 30 दिसंबर को भी इस नाले से ढेरों कंकाल बरामद किए जाते हैं। मुनिंदर सिंह पंढेर, जो कि पंजाब का रहने वाला एक करोड़पति था, उसकी पत्नी और बच्चे पंजाब में रहते थे। ये कोठी उसने तकरीबन 2000 के आसपास खरीदी थी। इस कोठी में वो हर महीने हफ्ता 15 दिन के लिए आता था और वो भी सिर्फ अय्याशी करने के लिए। कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद वो वापस पंजाब चला जाता था। हालांकि बाद में जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि उसके पास कई दलालों के नंबर्स थे जहां से वो लड़कियां मंगवाया करता था। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था। जब सन 2000 में वो दिल्ली आया तो पहले उसने एक ब्रिगेडियर के घर में खाना बनाना शुरू किया। खाना वो काफी स्वाद बनाता था। 2003 में मुनिंदर की पंढेर से मुलाकात हुई तो पंढेर ने उसे अपने पास रख लिया। वो घर के काम करता और परिवार का खाना बनाता। 2004 आते आते मुनिंदर पंढेर का परिवार अमृतसर मूव कर गया। अब पंढेर को इस कोठी D5 को अय्याशी का अड्डा बनाने का मौका मिल गया। शुरुआती पूछताछ में तो दोनों बहुत नानुकुर करते रहे, पर बाद में जो इन हत्याओं के पीछे की कहानी निकल कर आई उससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया। सुरेंद्र कोहली का कहना है कि जब पंढेर लड़कियों को बुलाता था तो मैं इसको दरवाजे के छेद में से देखता था। हालांकि इस बात का पंढेर को भी पता नहीं था। सुरेंद्र कोहली ने बताया, जब मैं पंढेर को लड़की के साथ देखता था तो मैं भी ये सब करना चाहता था। जब पंढेर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इन डेड बॉडीज के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, पर यह जरूर है कि मैं घर में लड़कियां बुलाता था, पर ये बच्चे और इनके अंगों और इन हत्याओं के बारे में उसे कुछ नहीं पता। पंढेर ने बताया कि एक दिन मेरे एक दलाल ने लड़की भेजने का वादा किया, पर उसने लड़की नहीं भेजी। तो मैंने पहली बार उस दिन सुरेंद्र कोहली से बोला कि क्या वो किसी लड़की को बुलवा सकता है, तो कोहली ने बोला हाँ। तो कोहली ने अपने सोर्सेज से एक लड़की को बुलवाया। 5 जनवरी 2007 को पुलिस मुनिंदर सिंह पंढेर और कोहली को लेकर गुजरात के गांधीनगर पहुंच गई। यहां उनका नार्को टेस्ट हुआ। इसके बाद 10 जनवरी को CBI और पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए गुप्त जगह चुनी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को लेकर जनता में इतना ज्यादा गुस्सा, इतना आक्रोश था कि अगर मिलते तो शायद दोनों को मार ही दिया जाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पूछताछ के दौरान एक कमरे में सुरेंद्र कोहली को बिठाया गया। 4 पुलिस वाले उससे पूछने लगे। पुलिस ने सारे तरीके अपनाए, फिर कहा मुनिंदर सिंह पंढेर ने तुम्हारे नाम से सब कुछ बोल दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। सुरेंद्र कोहली ने सच बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं बच्चों को टॉफी बिस्कुट के बहाने घर के अंदर बुलाता था, फिर उनका गला घोंटता और रेप करता था। उसके बाद बाथरूम में ले जाकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करता था, फिर पेट के हिस्सों को निकाल कर कुकर में पकाता था और खाता था। सुरेंद्र कोहली का ये बयान सुनकर तो पुलिस वालों की रूह कांप गई और वो भागकर बाहर आ गए। उनमें से 2 पुलिस वालों ने तो उल्टी ही कर दी। एक आदमखोर को अपने इतना सामने देखकर पुलिस वालों की हवा खराब हो गई थी। पुलिस के ये चारों इंस्पेक्टर इतने डर और घृणा से भर गए कि ये दोबारा पूछताछ के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बाद में बड़े अधिकारियों ने किसी तरह से इनको समझाया बुझाया, तब जाकर बात बनी। पहले सुरेंद्र कोहली के हाथों को बांधा गया, उसके बाद 10 पुलिस वाले इकट्ठा बैठे, तब जाकर आगे की पूछताछ हुई। अब कोहली ने पहली हत्या के बारे में बताया जो उसने की थी। उसने बताया कि जब एक बार पंढेर का दलाल लड़की नहीं लाया तो मैंने उसके लिए एक लड़की का बंदोबस्त किया। रात भर पंढेर उसके साथ रहा। सुबह पंढेर को जल्दी जाना था तो वो कोहली से ये कहकर चला गया कि इस लड़की को रिक्शा वगैरह करके वो भेज दे। जब पंढेर चला गया तो कोहली उस लड़की के आगे हम बिस्तर होने का प्रपोजल रखता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा। वो लड़की उसको नामर्द होने का ताना मारती है और कहती है कि तेरे बस की बात नहीं है। कोहली इस बात पर चिढ़ जाता है और उसका गला तब तक दबाता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। ये उसका पहला मर्डर था। उसकी जान लेने के बाद वो उसकी डेड बॉडी के साथ गलत हरकत करता है और उसको बाथरूम में ले जाकर उसकी बॉडी के 3 टुकड़े कर देता है, सर अलग, पैर अलग और धड़ अलग। इसके बाद वो उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा निकालता है और कुकर में पकाकर खाता है। बाकी की बॉडी को वो पॉलीथीन्स में डालकर छत के रास्ते पीछे नाले में फेंक देता है और अंत में वो बाथरूम अच्छे से साफ कर देता है। कोहली को लगता था कि वो इम्पोर्टेंट हो चुका है,
मगर ये नामर्द पुकारने वाला गुस्सा उसे अब से नहीं पिछले बहुत सालों से था, क्योंकि पहले भी लड़कियां उसे नामर्द बोल चुकी थी। इसके बाद एक दिन उसने कोठी से बाहर एक बच्ची को खेलते हुए देखा। उसने उसको टॉफी का झांसा देकर अंदर बुला लिया। फिर उसने उसका भी गला घोटा, उसके साथ भी उसने दुष्कर्म किया। ठीक वैसे ही उसके 3 टुकड़े किए। उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा कुकर में पकाया और बाकी वही नाले में फेंक दिया। इसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलने लगा। अब उसकी नज़र हर समय गेट पर लगी रहती। जब भी उसे कोई छोटा बच्चा दिखाई देता, वो उसे टॉफ़ी का लालच देकर बुलाता, दुष्कर्म करता, पकाता और पैक करके नाले में फेंक देता। पुलिस ने कोली की मेडिकल जांच में उसे नपुंसक बताया, फिर रेप चार्ज भी लगाए। सुरेंद्र कोली गिरफ्तारी से पहले खुद को नपुंसक होने की बात बोलता रहता है, इसलिए पुलिस ने एक बार उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में उसके नपुंसक होने की बात सामने आई, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो मेडिकल स्टोर से यौन उत्तेजना के लिए टैबलेट लाता था और उसे खाने के बाद लड़के लड़कियों में फर्क नहीं कर पाता था। लड़कियों की पहले हत्या करता, फिर उनके साथ सेक्स करता। अब सवाल ये है कि अगर वो नपुंसक था तो रेप की धारा क्यों लगाई गई? डॉक्टर्स ने कोली को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। उसमें बताया कि सुरेंद्र कोली नेक्रोफिलिया बीमारी से ग्रसित था। कोली को रेप के दौरान लड़कियों के विरोध का डर था, इसलिए वो पहले हत्या करता, फिर बच्चों के साथ सेक्स करता, इसके बाद उन्हें कुकर में पकाकर खाता था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सुरेंद्र कोली को अब तक 14 बार फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। सीबीआई कोर्ट ने आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर को भी देह व्यापार मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा सुनाई है। ये दोनों पहले से ही कई मामलों में डासना जेल में सजा काट रहे हैं। माफी चाहता हूँ दोस्तों, कहानी बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा संगीन है। एक नरबख्शी के बारे में इस तरह की कहानी सुनाते हुए अपने आप में ही खुद की रूह कांप जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह के केसेस को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ इस बारे में भी आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।